तो जैसा कि आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज पर नेपाल से लाइव और एक्सक्लूसिव आरएसपी के उम्मीदवार यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेन शाह आगे चल रहे हैं। क्या मैं सही हूं कि बालेन शाह सबसे आगे जा रहे हैं अभी मतगणना में? हाँ, झापा क्षेत्र नंबर 5 में अभी तक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अग्रता दिख रहा है। तो बालेन्द्र शाह का मत ज्यादा आ रहा है, तो केपी शर्मा ओली को पीछे करके वो मतगणना स्थल में उसका नतीजा अच्छा आएगा तो वो केपी को पीछे पार के वो आगे चल रहा है। तो धरान में भी वही हो रहा है। सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 में भी अभी तक वोड़ा नंबर 1 का मतगणना हुआ है। वहाँ पे भी 4 से ज्यादा मत जो जी 4 से 61 मत आने का बाद तो घंटी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अग्रता दिख रहा है। तो अभी तक नेपाल में जितना भी मतगणना हुआ है तो वहाँ पे राष्ट्रीय बालेन शाह आगे नजर आ रहे हैं। आरएसपी जी नमस्कार। नेपाल में बदलाव की बयार जारी है, क्योंकि नेपाल में चुनाव से पूर्व आपने नारा सुना होगा, अब की बार बालेन सरकार। जी हां, कल 5 मार्च को कुल 257 सीटों पर नेपाल में मतदान हुआ था। नेपाल के लोगों ने लोकतंत्र का प्रयोग करते हुए पुरजोर जो है वहां की मतदान प्रतिशत भी बढ़ाई थी। कल 5 तारीख को मतदान पूरा हुआ नेपाल में और करीब 65% यानी कि 65% नेपाल में चुनाव का जो है प्रतिशत रहा। यह बढ़ा हुआ चुनाव बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। लोगों का घर से निकलना, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, जो भी वर्ग के लोग हों, बड़े तादाद पर नेपाल में निकले और अपनी सरकार को चुनने के लिए लोकतंत्र का अपना मजबूत जो है प्रयोग किया। 65% जो है फीसदी मतदान नेपाल में कल हुआ है और कल देर रात से ही मतगणना भी चालू हो गई है। मतगणना की जैसे जैसे रुझान आनी शुरू हुई वैसे ही हमें खबर मिलने लगी नेपाल से कि निश्चित तौर पर इस बार जो लोगों ने मत दिया है वह नेपाल में बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। अब की बार बालेन सरकार का नारा लिए आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मुखिया बालेन शाह इस बार चुनाव में खड़े हुए थे, वो भी अपने प्रतिद्वंदी केपी ओली शर्मा के सामने, जो कि सीपीएन यूएमएल पार्टी से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। जनरेशन जेड आंदोलन के बाद, जब जेनजी आंदोलन के बाद नेपाल में युवाओं ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी आजादी और भ्रष्टाचार, बेरोजगार जैसे मुद्दे को उठाते हुए आंदोलन किया, तो केपी ओली शर्मा की जो सरकार है वो धाराशायी हो गई। जेनजी आंदोलन के बाद यह पहला नेपाल का चुनाव है जिसमें लोकतंत्र मजबूती के साथ खड़ा दिख रहा है। पूरे दिन भर की खबरें कल नेपाल से आई, लेकिन कोई भी ऐसी छिटपुट घटना हमें सुनने को नहीं मिली। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा के बीच नेपाल का चुनाव संपन्न हुआ और आज सुबह से ही जो है मतगणना चालू है। और जैसे ही मतगणना आ रही है, हमें ब्रेकिंग न्यूज नेपाल से मिलते आ रहे हैं लगातार कि कई सीटों पर, अगर हम कहें तो करीब 50 सीटों पर आरएसपी के उम्मीदवार बालेन शाह आगे चल रहे हैं। और यह कहना अब बहुत दूर की बात नहीं होगी कि हो सकता है कि बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बालेन शाह हो सकते हैं। हम नेपाल से सीधी जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। हमारी सहयोगी संवाददाता जो है स्नेहा श्रेष्ठा हमारे साथ जुड़ी हुई है नेपाल से। आइए हम उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं और जानते हैं कि जो मतगणना चल रही है, स्नेहा जी, किस तरह का माहौल है नेपाल में और कब से मतगणना शुरू हुई थी? अभी स्नेहा जी। मतगणना सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 से मैं हूँ। जी तो सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 का मतगणना तो देर टाइम से मतगणना हो रहा है। तो अभी तो सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 का पहला जी मतगणना धरान का वोड़ा नंबर 1 का क जी एंड ख का 9 से 54 मत खसे हुए, जिसमें 8 से 57 मत सदर हुआ है। तो बदर मत 36 हो रहा है। तो इसमें अभी तक घंटी का अग्रता देख रहा है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का अग्रता देख रहा है। तो अभी तक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का 4 से 61 मत आ रहा है। तो श्रम संस्कृति पार्टी का 154 मत, इसे तो और तारा का 1 से 41 मत, तो रूख का
नेपाली कांग्रेस का 107, तो सूर्य नेकपा एमाले का 20 मत आ रहा है। तो अभी तो थोड़ा देर बाद में फिर 2 घंटे के बाद फिर धरान सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 का मतगणना दूसरा मत नतीजा आएगा। तो अभी तो सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 का मतगणना में अभी तक धरान वड़ा नंबर 1 का मतगणना में सबसे ज्यादा मत नतीजा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा का अग्रता देख रहा है। यानी कि हमें जो सुबह से खबरें मिल रही हैं कि पूरे नेपाल में करीब 50 सीट, अब तो कहें उससे भी ज्यादा बढ़ चुका होगा, आरएसपी के उम्मीदवार यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेन शाह आगे चल रहे हैं। क्या मैं सही हूं कि बालेन शाह सबसे आगे जा रहे हैं अभी मतगणना में? हाँ, झापा क्षेत्र नंबर 5 में अभी तक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अग्रता देख रहा है। तो बालेन्द्र शाह का मत ज्यादा आ रहा है। तो केपी शर्मा ओली को पीछे करके वो मतगणना स्थल में उसका नतीजा अच्छा आएगा, तो वो केपी को पीछे पार के वो आगे चल रहा है। तो धरान में भी वही हो रहा है। सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 में भी अभी तक वड़ा नंबर 1 का मत गणना हुआ है। वहां पे भी 4 से ज्यादा मत जो जी 4 से 61 मत आने का बाद घंटी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अग्रता देख रहा है। तो अभी तक नेपाल में जितना भी मतगणना हुआ है तो वहां पे राष्ट्रीय बालेन स्वतंत्र शाह आगे पार्टी नजर आ रहे रासपा हैं, को अग्रता देख रहा आरएसपी। है। जी जी। स्नेहा जी, ये बतलाइए कि जनरेशन जेड यानी जेनजी आंदोलन जो नेपाल में हुआ था, जिसके कारण केपी ओली शर्मा की सरकार जो है बर्खास्त हो गई, एक तरह से सत्ता छोड़ करके जाना पड़ा। हालांकि दोबारा वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है अभी नेपाल में। तो क्या युवाओं की जो मांग रही थी बदलाव की, वो अब मतदान के बाद मतगणना में भी दिख रही है? क्या बालेन शाह के प्रति युवा वर्ग भी साथ है, हर वर्ग दिख रहा है साथ में नेपाल का? अभी तो नेपाल में वो जो जेनजी आंदोलन भदौ 22 एंड 24 में हुआ है, तो उसका जी नतीजा 24 घंटा में जेनजी आंदोलन ने जो राज्य सत्ता पलटाया है उसका नतीजा प्रतिनिधि सभा का ये निर्वाचन में देख रहा है। तो अभी तो यहाँ पे बहुत युवा लोग मतदान करने के लिए बाहर से वैदेशिक रोजगारी में जो गया है वो भी वोट करने के लिए, देश के राजनीति को परिवर्तन करने के लिए इधर आया है। तो अभी तक नेपाल में जितना मतदान हुआ है वहाँ युवा का बहुत मत देख रहा है। तो युवा लोग सब नेपाल के ये राजनीति परिवर्तन के लिए युवा का जोश जागर, तो युवा का मत ज्यादा दिख रहा है। तो मतलब कि हम मान सकते हैं कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर सरकार अंकुश लगा रही है। रोजगार की कमी, केपी ओली शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे, उसका असर अब दिख रहा है। नेपाल की जनता बिल्कुल सरकार बदलने के मूड में है। बालेन शाह युवा हैं, उनके प्रति ही आकर्षण दिख रहा है अब गिनती में भी। हाँ हाँ, अभी तक युवा को रोजगारी चाहिए, वो बाहर देश जाना ना पड़े रोजगारी के लिए, तो इसीलिए युवा लोग सब शिक्षा लेकिन नेकपा एमाले का पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले भी 2046 साल से तो यहाँ तक तो विकास कर लिया, तो वो अच्छा से विकास नहीं है, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ। तो जितना जी नेपाल का आर्थिक अवस्था है वो कमजोर बन रहा है। तो इसीलिए नेपाल में अभी भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। तो युवा का मत वो भ्रष्टाचार विरुद्ध का है। तो अभी जो भी युवा है वो देश में रोजगारी रहना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य में यहाँ नेपाल में अच्छा से सेवा सुविधा मिलेगा, तो ये सब वाला परिवर्तन नहीं होता है। जब नेपाल में स्वास्थ्य जी के लिए तो रोजगारी तो शिक्षा के लिए जितना कमजोर बन गया है, तो युवा लोग बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, ये बात देता है। तो इसीलिए अभी तक यहाँ नेपाल में बहुत लोग युवा को राजनीति दल में पुराने के लिए मत कर रहा है। स्नेहा जी, बालेन शाह जब चुनावी प्रचार में आ रहे थे तो क्या क्या वायदे वो कर रहे थे, और हम चाहेंगे कि आसपास का दृश्य भी आप दिखलाएं अपने कैमरे से कि मतगणना केंद्र पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, क्या सभी पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हैं, अपने अपने मत अपने अपने नेता के लिए वहां खड़े हैं? किस तरह का बालेन शाह के जो जीत की बात हो रही है, क्या कोई उत्साह भी मनाया जा रहा है, कोई नाच गाना ढोल?
हमारे इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है कि नहीं, अभी पार्टियां तक जब जीतती यहाँ हैं। पे अभी तो यहाँ से जीत का फाइनल लिस्ट नहीं हो रहा है। जी फर्स्ट मतगणना का रिजल्ट आ रहा है तो युवा लोग उत्साहित हो रहा है यहाँ पे। जो जो भी दल है यहाँ का, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी, तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, सब लोग का प्रतिनिधि इधर बाहर खड़ा है मत सुनने के लिए। तो अभी तक सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 में पहिला मतगणना का रिजल्ट 4:36 में आ रहा है। तो अभी यहाँ अच्छा चल रहा है, सुरक्षा निकाय भी यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना हो रही है। तो अभी तक यहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का अग्रता दिख रहा है। तो यहाँ पे हम मतगणना स्थल में है, धरान 8 मतगणना स्थल सभागृह हॉल में। जी। बालेन शाह जब चुनाव प्रचार कर रहे थे स्नेहा जी, तो उनके मुख्य वायदे क्या थे नेपाल के लिए? बालेन शाह किन वादों को करके चुनाव में आए और लोगों से वोट मांगा? क्या क्या वायदे थे बालेन शाह के कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो क्या करूंगा बालिन शाह नेपाल के के लिए? एजेंडा में बालिन शाह का जो भी एजेंडा है, घर दैलो कार्यक्रम में वो मत मांगने के लिए युवा के पास गया है। तो शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था, तो जो भी आदमी बाहर गया है युवा जी लोग, वो सबको नेपाल में रोजगारी दिलाऊंगी। तो शिक्षा के लिए नया नीति विकास करने उसका बाचा था। तो यहाँ पे यही युवा का उसका एजेंडा आकर्षण लग गया। तो युवा लोग सब नया पार्टी को एक बार चांस देने के लिए, तो नया पार्टी के ये एजेंडा अच्छा लगे। तो नया पार्टी का जो भी एजेंडा बन रहा है, नेपाल की नीति, जी भ्रष्टाचार विरुद्ध का ये नीति रोकेंगे। तो भ्रष्टाचार जब होया, चुनावट हुआ है, नेपाल का आर्थिक अवस्था कमजोर बन रहा है, तो उसको बिल्कुल। वो भ्रष्टाचार हटाएगा। शिक्षा में कोई नया नीति लाएगा। तो रोजगारी, स्वास्थ्य से वो अच्छा से नेपाल में नागरिक को पहुंच मिल गया, तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा सोच के एजेंडा बन रहा है। तो वही एजेंडा में विलुप्त करके नेपाली युवा लोग, जेन जी आंदोलन पीछे जो उसका माइंड में सेट हुआ है बालिन का ये एजेंडा। तो अभी तक नेपाल में मतगणना शुरू होने तक वो युवा लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो सोच रहा है घंटी राष्ट्रीय जी स्वतंत्र पार्टी देश बनाएगा। तो प्रधानमंत्री बालिन शाह को बनाने के लिए युवा लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो वही मत नतीजा मिल गया है। दिखने को मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग भी नेपाल में काफी समय से चल रहा है। क्या आपको लगता है कि बालेन शाह के आने से सत्ता में, नेपाल की सत्ता में, हिंदू राष्ट्र का नारा मजबूत होगा? क्या पूर्ण रूप से बालेन शाह भी इसका समर्थन करते हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? हिंदू राष्ट्र हाँ, का मुद्दा के बारे में क्या कहना वो चाहेंगे? लोग भी सभी धर्म को सम्मान करता है। नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र का जो भी संस्कार है, नेपाल में बहु जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति का लोग आदमी रहता है। तो वो सब जी धर्म संस्कृति को सम्मान करेगा, यही बोल रहे हैं। भारत की नजरिए से अगर देखें तो क्या लगता है कि केपी ओली शर्मा के अलावे अगर बालेन शाह सत्ता में आते हैं तो भारत नेपाल रिश्तों पर क्या और मजबूती आएगी? किस तरह की विचारधारा वो रखते हैं भारत के लिए? बा, बालिन शाह तो दूसरा राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्र को, पड़ोसी वाला राष्ट्र को भी वो सम्मान करता है। लेकिन बालिन बोल रही है जो नेपाल में उत्पादन होता है, कृषि को बढ़ाना चाहिए, कृषि को व्यवसाय बढ़ाना चाहिए। बाहर से जो भी खाद्यान्न सामग्री आता है उसको रोक लगाएंगे। तो नेपाल में उत्पादित खाना को, साग सब्जी को, कृषक को वो व्यवसाय करने के लिए भी मजबूत करेगा। चलिए स्नेहा जी, कब तक रिजल्ट क्लियर होने की उम्मीद है? कब हम जान पाएंगे कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है? कितना समय लग नहीं, सकता है अभी तो मतगणना में? आज मतगणना शुरू हुआ है। जी 2-3 दिन बाद इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, तब पता लग जाएगा। अभी तो नेपाल में हर क्षेत्र में तो मतगणना शुरू हो रहा है। हर एक क्षेत्र का मतगणना अच्छा से नतीजा नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा से सब मतगणना नहीं हुआ है। तो अभी तक तो वो बालिन सरकार में नहीं पुगेगा ना। तो अभी तक यहाँ की मतगणना सुचारू हो रही है। झापा पास में कल रात से हुआ है। तो सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 में सुबह सुबह हुआ है। तो अभी तो मतगणना का रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए।
तो क्या लग रहा है कि भारत नेपाल सीमा कल रात 12 बजे से खोल दिया गया है, जो कि 3 दिनों से सील किया गया था चुनाव को लेकर के? भारत नेपाल सीमा से कोई खबर आई है? जो बनी बॉर्डर जो आपके नजदीक पड़ता है, उस पर क्या खबर आई है? क्या सीमा खुल चुका है भारत नेपाल का? अभी वो चुनाव मतदान के दिन फागुन 21 के लिए वो आवत जावत यातायात रुका हुए। अभी तो 2 दिन कल से वो मार्च 5 को वो जो सीमा क्षेत्र है वो नाका बंद हुआ है, तो चुनाव के लिए जी मतदान के क्षेत्र में कोई असर पड़ेगा आवत जावत में? तो ये अभी तक तो हल्का खुला है, तो पूरी तरह से खुला नहीं हुआ है। चलिए स्नेहा जी, आपने नेपाल की सारी जानकारी दी। हमारी सहयोगी संवाददाता नेपाल से एक्सक्लूसिव लाइव जुड़ी हुई हैं और हम पल पल की जो है जानकारी इनसे लेते रहेंगे। स्नेहा जी, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे जब एक अच्छा सार्थक रिजल्ट आएगा, और हम जरूर जानना चाहेंगे कि पूरी जो ये मतगणना की प्रक्रिया है, बैलेट पेपर से वहां पर मतगणना हो रही है, बैलेट पेपर से वोटिंग किया गया है, ईवीएम तो वहां नहीं चल रहा है, गिनती जो है वो अभी बैलेट पेपर की हो रही है। जी हाँ हाँ, वैसा हो रहा है। यहाँ पे जो भी बैलेट पेपर मत पेटी का आ रहा है, तो कल शाम से सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 का धरान 8 सभागृह हॉल में मत पेटी का वो संकलन कर रही है। तो 11 बज गया, तो कल बिहान से वो मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग व्यवस्था कर रहा है। तो विविध प्रविधि समस्या के कारण बिहान 11 बजे तक वो मतगणना घोषित किया है, तो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा समय बावजूद वो टेक्नोलॉजी प्रविधि का गड़बड़ी का कारण तो 1 बजे से मतगणना शुरू हुआ, तो 3 बजे पहला मतगणना सार्वजनिक हुआ है। चलिए स्नेहा जी, आपने आवाज 24 न्यूज को अपना समय दिया हमारे सहयोगी संवाददाता के तौर पे। क्या कहना चाहेंगी भारतीय दर्शकों को? आवाज 24 मीडिया के माध्यम से किस तरह का सहयोग रहा, भारतीय मीडिया का किस तरह से सहयोग रहा, भारतीय पदाधिकारियों का आपके नेपाल में अच्छे से चुनाव कराने में, क्या कहना चाहेंगे? यूँ तो अच्छा हुआ है। अभी वो उधर से कोई भी ऐसा समस्या नहीं हुआ है। नेपाल में अच्छा से हुआ है। नेपाल में मतगणना अच्छा से हुआ है। कहीं थोड़ा थोड़ा जगह में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो वो मैनेजमेंट जी कर लिया। अच्छा है। अभी नेपाल में अच्छा से ये राजनीति में नया प्रतिनिधि आएगा, यही सोच रहा है सब लोग, ऐसा है। जी चलिए स्नेहा जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम आपसे फिर जुड़ेंगे लाइव। अगली जानकारी के लिए आप जो है वहां पर तमाम खबरों पर अपनी नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच आवाज 24। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। फिर हम आपसे जल्द ही जुड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज पर नेपाल से लाइव और एक्सक्लूसिव, जी हाँ, नेपाल में बदलाव की बहार बन चुकी है जनरेशन जेड यानी कि जेनजी आंदोलन। नेपाल जो है तराई में बसा हुआ एक राष्ट्र है, शांति प्रिय राष्ट्र है। भारत नेपाल की दोस्ती बेटी रोटी कर रहा है। इसलिए चाहे भारतीय नागरिक हो, चाहे भारतीय मीडिया, नेपाल में होने वाली तमाम गतिविधियों पर हम निश्चित तौर पे नजर रखते हैं। और ये काफी ही खुशी की बात है कि कुल मिलाकर के 257 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से अब मतगणना भी जारी है। जेनजी आंदोलन से निकला हुआ एक नया नाम बालेन शाह, जो प्रचंड बहुमत पाते दिख रहे हैं नेपाल में, और निश्चित तौर पर लग ऐसा ही रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ बालेन शाही बदलाव के साथ नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हालांकि 2 से 3 दिन, चूंकि बैलेट पेपर से गिनती हो रही है नेपाल में मतगणना की, 2 से 3 दिन तो लग ही जाएगा यह पुख्ता खबर होने में। आवाज 24 न्यूज की पल पल की जो है नजर नेपाल के इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर बनी रहेगी। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर। हम नेपाल से लाइव और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको लगातार दिखलाते रहेंगे। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा।